गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें 12th बायोलॉजी के अंदर 12th नंबर नाइट्रोजन उपापचय तथा नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन उपापचय तथा नाइट्रोजन चक्र। कि भाई नाइट्रोजन उपापचय या नाइट्रोजन उपापचय क्या होता है और नाइट्रोजन चक्र इस चैप्टर में अपन बात करने वाले हैं। तो ये न्यू चैप्टर है आज अपना। देखिए स्टार्ट करते हैं अब इसको कि नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। आपको पता ही है कि भाई नाइट्रोजन है सबसे अधिक पाई जाती है कितनी 78%। कि भाई नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली क्या है गैस है 78% पाई जाती है। और नाइट्रोजन जीवद्रव्य में पाए जाने वाले प्रोटीन्स का प्रमुख घटक है। कि भाई अपने जो जीवद्रव्य है जो जीवन का आधार है, ठीक है, तो ये जीवद्रव्य जो है जीवन का आधार है। इसके अंदर जो प्रोटीन्स पाई जाती है, ठीक है, और प्रोटीन्स में क्या पाया जाता है आपके नाइट्रोजन पाया जाता है। कि प्रोटीन्स का मुख्य घटक क्या होता है नाइट्रोजन। तो इसका मतलब क्या हुआ जीवद्रव्य के अंदर अपने जो जीवन का मुख्य भौतिक आधार होता है जिसके बिना अपन जीवित नहीं रह सकते, उसी के अंदर भी नाइट्रोजन पाया जाता है। क्योंकि जीवद्रव्य में प्रोटीन पाई जाती है और प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है नाइट्रोजन पाया जाता है प्रोटीन के अंदर। और ये इसके अलावा किसका घटक है देखिए, ये किस नाइट्रोजन किस में पाई जाती है देखिए, ये न्यूक्लिक अम्लों में। न्यूक्लिक अम्ल आप जानते हैं न्यूक्लिक अम्लों डीएनए और आरएनए। विटामिन्स में कि विटामिन्स में भी ये पाए जाते हैं। प्रोटीन में, अमीनो अम्लों में और एंजाइमों में। ये सभी के अंदर क्या पाए जाते हैं आपके नाइट्रोजन पाई जाती है। न्यूक्लिक अम्ल आप जानते हैं डीएनए आरएनए, ठीक है, उसमें नाइट्रोजन पाई जाती है। विटामिन्स में पाए जाते हैं, प्रोटीन्स में, अमीनो में और एंजाइमों में, इन सब में नाइट्रोजन पाया जाता है। और कार्बनिक यौगिकों के रूप में पौधों में उपस्थित होता है। कि कार्बनिक यौगिक के रूप में किसमें पाया जाता है पौधों के अंदर भी पाया जाता है। कार्बनिक यौगिक जिनके अंदर कार्बन उपस्थित होता है, ठीक है, कि पौधों में भी पाया जाता है। तो ये तो इसकी उपस्थिति हो गई भाई नाइट्रोजन किसके कितनी प्रतिशत पाई जाती है और किन किन के अंदर पाई जाती है। कहने वाला सभी जो महत्वपूर्ण जीवन जीने के लिए अपने जितने भी घटक हैं, चाहे वो पादपों में हो चाहे अपने अंदर हो, सभी के अंदर क्या पाया जाता है नाइट्रोजन पाई जाती है। इसके आगे बात करें कि पादप जो होते हैं वायु के साथ नाइट्रोजन को भी रंध्रों द्वारा ग्रहण करते हैं। कि जो पादप होते हैं ये क्या करते हैं आपके रंध्रों के द्वारा, कि पादप जो होते हैं वो रंध्रों के द्वारा क्या करते हैं आपके, जब वो आपके वायु लेते हैं उस समय नाइट्रोजन भी साथ में लेते हैं। तो नाइट्रोजन को भी लेते हैं कौन पादप, किन की सहायता से रंध्रों की सहायता से। रंध्र के बारे में अपन पढ़ चुके हैं पिछले क्लासेस के अंदर। रंध्र क्या होते हैं, पत्ती पे कौन सी सतह पे पाए जाते हैं, रंध्र की संरचना क्या है, कितने भाग पाए जाते हैं, इसको समझाने की सभी प्रक्रिया अपन पढ़ चुके हैं। इसके आगे देखिए, परंतु इस रूप में इसका स्वांगीकरण नहीं कर सकते। स्वांगीकरण मतलब इसको उपयोग में नहीं ले सकते। कि भाई जो नाइट्रोजन ये रंध्रों द्वारा वायु के साथ चली जाती है लेकिन इसका उपयोग नहीं होता है, मतलब इसको ग्रहण करके कुछ ऊर्जा जनरेट नहीं कर सकते, इसको ग्रहण करके अपने लिए कुछ पदार्थ का निर्माण नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये उपयोग में नहीं आती है। और पादप नाइट्रोजन को केवल मृदा द्वारा प्राप्त करते हैं। तो पादप जो है वो नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, सिर्फ नाइट्रोजन को किस रूप में मृदा द्वारा प्राप्त करते हैं। भाई रंध्रों के द्वारा जाती है लेकिन इसका उपयोग नहीं हो रहा ना, ये कुछ काम में नहीं आ रही तो मतलब ही नहीं है इसका। तो पादप जो है नाइट्रोजन किस रूप कहाँ से प्राप्त करते हैं, मृदा द्वारा प्राप्त करते हैं। क्योंकि मृदा में कार्बनिक व अकार्बनिक नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में विद्यमान रहती है। कि भाई मृदा के अंदर क्या रहेगी है कार्बनिक, जिसमें कार्बन पाए जाते हैं उनके साथ, और वे अकार्बनिक जो पदार्थ पाए जाते हैं उनके साथ ये पाई जाती है। तो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के साथ ये पाया जाता है और इस मृदा के अंदर, और इस रूप में मृदा से ही पादप क्या करते हैं इस नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। तो ये जो आपके कार्बनिक और अकार्बनिक रूप में क्या पाई जाती है आपके नाइट्रोजन पाई जाती है मृदा के अंदर, और कार्बनिक मतलब कार्बनिक तत्वों के साथ में, अकार्बनिक तत्वों के साथ में पाई जाती है। इसके आगे और बात करें, इसकी कुछ बेसिक जानकारी की बात करें। बेसिक जानकारी में देखिए आप, इसकी बात करते हैं अपन।
कि गैसीय अवस्था में उपस्थित मुक्त नाइट्रोजन का उपयोग उच्च विकसित सजीवों द्वारा नहीं किया जा सकता। कि जो नाइट्रोजन जो है ये गैसीय अवस्था में, नाइट्रोजन क्या है, गैस, ठीक है। तो ये गैसीय अवस्था में जो है वो नाइट्रोजन का कोई भी जो सजीव है, ठीक है, उच्च विकसित मतलब वेल डेवलप, उच्च विकसित वेल डेवलप जो सजीव है वो इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। उच्च विकसित जो सजीव है वो इसका उपयोग नहीं कर सकते। किस रूप में, गैसीय अवस्था में। परंतु कुछ जीवाणु हैं कि कुछ जीवाणु कवक, नील हरी शैवाल जिसे बोलते हैं बीजीय ब्लू ग्रीन एल्गी आदि वातावरणीय मुक्त के वातावरण में पाए जाने मुक्त नाइट्रोजन का स्थिरीकरण के जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन पाई जाती है, मुक्त नाइट्रोजन जो गैस अवस्था पाई जाती है, इसको स्थिरीकरण इसको तोड़ने में सक्षम है कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदलकर इसको उपयोग करने में सक्षम होते हैं। तो ये क्या कहलाता है कि भाई कुछ जीवाणु है, कुछ कवक है, कुछ आपके शैवाल है जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मतलब नाइट्रोजन को क्या करेंगे, यौगिकों में बदल देंगे इसके, ठीक है, इसके दूसरे रूपों में बदल देंगे, फिर उसका नाइट्रोजन का उपयोग कर सकते हैं। तो कुछ जीवाणु, कुछ कवक, बीजीय जो है वैसा कार्य कर सकते हैं। ये सूक्ष्म जीव स्वतंत्र या सहजीवी अवस्था में पाए जाते हैं। कि जो सूक्ष्म जीव, देखो जीवाणु में नग्न आंखों से नहीं दिखता, कवक भी नहीं दिखती और शैवाल जो भी, ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव। जो नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं उन्हें बोलते हैं सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, एक स्वतंत्र रूप से या सहजीवी अवस्था में पाए जाते हैं। स्वतंत्र मतलब अकेले रहेंगे, किसी पे निर्भर नहीं रहेंगे। सहजीवी का मतलब हो गया किसी पादप के साथ या किसी जीव के दूसरे जीव के साथ संबंध बनाएंगे जिससे दोनों का फायदा होगा। जैसे आप सिंपल सी बात करते हैं, दाल कुल की या मटर कुलीय पादपों की बात करते हैं कि मटर के जो पादप हैं उनके अंदर राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। देखो जैसे ये मान लीजिए पादप है, इसकी जड़ों में ये राइजोबियम है। तो राइजोबियम क्या है, जीवाणु है। ये मटर का पादप क्या है, ये पौधा है। अब दोनों अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है। अब ये बदले में क्या कर रहा है कि जीवाणु जो है नाइट्रोजन सिग्नल करके किसको दे रहा है, पादप को दे रहा है। पादप को मिल रहा है नाइट्रोजन मिल रही है जिससे ये वृद्धि कर रहा है, बदले में पादप से क्या ले रहा है, भोजन ले रहा है। जब ऐसा संबंध, जो दो अलग अलग जीवाणु अलग है, पादप अलग है, ऐसा संबंध जो अलग अलग जीवों के मध्य बने और जिससे दोनों का फायदा हो, दोनों में से एक भी नष्ट हो जाए तो संबंध टूट जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, सहजीवी संबंध। तो ध्यान रखना, सहजीवी संबंध तो ये स्वतंत्र हो सकते हैं जीवाणु या जो सूक्ष्म जीव होते हैं, या फिर कैसे हो सकते हैं, सहजीवी रूप में भी पाए जा सकते हैं। इसके आगे बात करें इसकी कि पादपों में नाइट्रोजन युक्त जो यौगिकों का शुष्क भार पौधे के संपूर्ण शुष्क भार का कितना होता है, 5 से 30%। कि भाई जो पादप होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन युक्त यौगिक जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, उसका शुष्क भार जो होता है पौधे के शुष्क भार मतलब उसका जो वजन है, और पौधे का जो शुष्क भार है, शुष्क भार में जब जल बाहर निकल जाए तो शुष्क भार का कितना होता है, 5 से 30%। मान लीजिए पौधा 100% रहेगा तो उसके अंदर 5 से 30% क्या रहेगा, नाइट्रोजन या नाइट्रोजन युक्त पदार्थ पाए जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना महत्वपूर्ण कंटेंट है नाइट्रोजन पादपों के लिए, जो पादपों में इसके महत्व को प्रदर्शित करता है। मतलब नाइट्रोजन की जो पादपों में उपयोगिता को प्रदर्शित करता है। उपयोगिता मतलब कितना महत्वपूर्ण है। आपको पता होगा अपन जब भी फसल बोलते हैं तो अपन खाद डालते हैं या यूरिया डालते हैं, ठीक है, तो इनमें सभी मुख्य घटक क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन जब पादपों को मिलती है तो जल्दी अंकुरित होते हैं, जल्दी ग्रोथ करते हैं, जल्दी वृद्धि करते हैं। तो नाइट्रोजन पादपों के विकास के लिए बहुत जरूरी है। जब नाइट्रोजन की कमी होती है पादपों का प्रॉपर विकास नहीं होता है। आगे देखिए, ये एक नियंत्रक पोषक तत्व है। इसकी कमी से कई प्रकार के पादप रोग हो जाते हैं। मतलब ये नियंत्रक पोषक तत्व है। क्या कहा जाता है इसको, नियंत्रक पोषक तत्व कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि जब इसकी कमी हो जाती है तो इससे कई प्रकार के पादपों में क्या हो जाते हैं, रोग। तो कमी हो जाएगी, क्या हो जाएंगे, रोग हो जाते हैं। किसके अंदर, पादपों के अंदर। इसके आगे बात करते हैं कि पादपों में निम्न 4 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का उपयोग होता है। कि भाई नाइट्रोजन के 4 ऐसे यौगिक है जो जिनमें नाइट्रोजन पाया जाता है, जिनका पादप उपयोग करते हैं। उन चारों की बात करते हैं। कौन कौन से, देखिए फर्स्ट है
नाइट्राइट, सेकेंड है नाइट्रेट, थर्ड है अमोनिया युक्त यौगिक, और फोर्थ है आपके नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। तो ये चार ऐसे आपके यौगिक हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है, और पादप इन चार नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जब भी अपन अभी पढ़ चुके हैं कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है गैस की अवस्था में, इसका पादप उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो इसका स्थिरीकरण होता है। स्थिरीकरण टूटता है कि मान लीजिए चार भागों में टूटता है। ये चार जो लिखे हुए हैं A B C D, ठीक है, इन चार भागों में टूटता है और इन चारों के रूप में पादप इनको ग्रहण करता है। तो नाइट्रोजन को क्या किया जाता है, उनके यौगिकों में तोड़ना है, क्या कहलाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। ठीक है, अब इन यौगिकों के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। आगे देखिए बात करते हैं कि पौधों द्वारा नाइट्रोजन के उपयोग के पश्चात विभिन्न कार्बनिक यौगिकों का क्या होता है, निर्माण होता है। और कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। कि भाई कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव मतलब आप समझ गए, जीवाणु हो सकता है, विषाणु हो सकता है, कवक हो सकता है, शैवाल हो सकती है। तो कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो वायुमंडलीय कि वायुमंडल से में जो नाइट्रोजन पाई जाती है गैसीय अवस्था में, इसका स्थिरीकरण करते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्थिरीकरण। स्थिरीकरण में भी बता दिया आपको, नाइट्रोजन को अपने यौगिकों में तोड़ना। और इस प्रकार स्थिरीकृत नाइट्रोजन विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा पुनः वातावरण में दूसरे जीवों के उपयोग के लिए मुक्त हो जाती है। क्या हुआ कि भाई वातावरण में नाइट्रोजन का सबसे अधिक सोर्स क्या, वातावरण में कितना, 78%। अपन क्या पढ़ा कि कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, स्थिरीकरण करते क्या करते हैं, फिर विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा के बहुत से प्रोसेस के द्वारा वापस ही क्या करती है, वातावरण में लौट जाती है। क्या हो जाती है, पुनः वातावरण में लौट जाती है। और पुनः वातावरण में लौट जाती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, और वातावरण लौटेगी दूसरे जीवों के वापस क्या हो जाएगी कि दूसरे जीवों के लिए क्या हो जाएगी, उपयोग के लिए काम आ जाएगी। तो दूसरे जीव उपयोग में लेंगे तो वापस क्या चली गई। इस प्रकार से क्या हुआ कि वे वातावरण से मुक्त हुई, वातावरण में चली गई, तो इसे क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन चक्र। चक्र का मतलब होता है किसी भी चीज़ में देख लीजिए कि जहाँ से कोई स्टार्ट हो रहा है वहीं पे वो वापस चीज़ पहुँच जाए, तो उसे बोलते हैं साइकिल, बोलते हैं चक्र बोलते हैं। ठीक है, तो वातावरण से शुरू हुई कि वातावरण के द्वारा कुछ सूक्ष्म वायुमंडल को ग्रहण करते हैं, वायुमंडल से नाइट्रोजन को, फिर इसका स्थिरीकरण होता है। और स्थिरीकरण के द्वारा क्या होता है, विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा क्या होती है, पुनः वातावरण में दूसरे जीवों के उपयोग द्वारा छोड़ दी जाती है। तो इसे क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन चक्र कहा जाता है। तो नाइट्रोजन चक्र क्या हो गया कि कोई भी चीज़ जहाँ से उत्पन्न हो रही है, तो नाइट्रोजन कहाँ उत्पन्न हो रही है, वायुमंडल से, वापस घूम फिर के वायुमंडल में चली जाए, तो इसे क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन चक्र कहेंगे। आगे पढ़ेंगे वैसे नाइट्रोजन चक्र के बारे में। अब देखिए कि वातावरण में घटित होने वाले नाइट्रोजन चक्र के नियम 4 चरणों में संपन्न होता है। कि भाई नाइट्रोजन चक्र अभी पढ़ा, ये 4 भागों में संपन्न होता है। ठीक है, कौन कौन से उनके देखिए कि नाइट्रोजन चक्र जो है नाइट्रोजन चक्र निम्न 4 भागों में संपन्न होता है। कितने भागों में, 4 भागों में संपन्न होता है। कौन कौन से चारों भाग, पहला, दूसरा और ये तीसरा और चौथा। पहला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दूसरा है अमोनीकरण, तीसरा है नाइट्रीकरण, चौथा है विनाइट्रीकरण। ठीक है, तो ये 4 स्टेप अपन को पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर कि भाई नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। भाई नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब पहले नाइट्रोजन जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन, उसको तोड़ा जाएगा, स्थिरीकरण होगा, फिर वो किसी रूप में बदलेगा, तो फिर ये रूप आएंगे, अमोनीकरण, नाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण। तो अपनी सबसे पहले हेडिंग रहेगी इस चैप्टर के अंदर अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अभी तक जो पढ़ा था वो बेसिक जानकारी थी।
कि भाई नाइट्रोजन वायुमंडल में क्या होती है, किस प्रकार से इसको ग्रहण किया जाता है। ठीक है, एक्चुअल में चैप्टर अब स्टार्ट हो रहा है। ये तो जनरल इंट्रोडक्शन था चैप्टर का कि भाई क्या चीज़ होती है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन आपके स्थिरीकरण से। तो फर्स्ट हेडिंग है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। देखिए, इंग्लिश में बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, कि नाइट्रोजन गैस के एक अणु में 2 नाइट्रोजन परमाणु होते हैं। जैसे अपन ज़्यादातर यूज करते हैं, ऐसे कहते हैं ये नाइट्रोजन अणु है, इसमें नाइट्रोजन कितने परमाणु है, 2 है। ठीक है, तो एक परमाणु ये हो गया और एक परमाणु ये हो गया। तो नाइट्रोजन के एक अणु में कितने परमाणु है, नाइट्रोजन के 2 परमाणु होते हैं। ठीक है, और ये आपस में ट्रिपल बंध के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, और ट्रिपल बंध होने की वजह से क्या होते हैं, निष्क्रिय रहते हैं। इस बंध को तोड़कर दूसरे अणुओं में बंधित होने में अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। क्या आपको पता है, जब भी बंध टूटते हैं या जुड़ते हैं बहुत ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है। तो बंध एक बंद हो तो तोड़ेंगे तो भी ऊर्जा देनी पड़ेगी, 2 तोड़ेंगे और ऊर्जा देनी पड़ेगी, 3 तोड़ेंगे और ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो ये निष्क्रिय अवस्था में, क्योंकि इन 3 बंधों को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जैवमंडल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया अलग अलग पथों के द्वारा संपन्न होती है। कौन कौन से पथ है, देखिए इसको पहले एक अपन चार्ट बनाते हैं, उसके द्वारा समझते हैं कि भाई नाइट्रोजन ग्रहण क्यों नहीं कर पाता है। कि भाई नाइट्रोजन अणु जो होते हैं 2 परमाणु से मिलकर बनाते हैं, दोनों परमाणु के बीच में त्रिसंयोजी बंध है, और त्रिसंयोजी बंध को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हर कोई इसको तोड़ के इसको उपयोग नहीं कर सकता। ठीक है, अब अपन पढ़ने भाई नाइट्रोजन स्थिरीकरण अपन इसमें क्या पढ़ने वाले उसको पहले आरेख द्वारा समझ लेते हैं, आरेख बना लेते हैं इसका एक, फिर अपन को पता चलता है अपन को ये पढ़ना है, इसके द्वारा ये पढ़ना है। और ज़्यादातर एग्जाम्पल ही पूछा जाता है जो इस चार्ट में से ही बन जाता है। कि सबसे पहले ऊपर लिख लीजिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये 2 प्रकार से होता है मुख्य रूप से। ठीक है, एक है आपके अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण और दूसरा जैविक। तो अजैविक एक है आपके जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसके आगे बात करें अपन कि जो अजैविक है इसको 2 भागों में बांट रखा है कि भाई अजैविक तरीके से, मतलब अजैविक मतलब निर्जीव जीवों से, निर्जीव तरीके से, जैविक मतलब जीवित जीवों के द्वारा। तो ये अजैविक में पहला जो है ये है कि वायुमंडलीय या तड़ित बिजली के द्वारा। दूसरा है औद्योगिक, मतलब फैक्ट्रियों में किस प्रकार से बनाया जाता है, औद्योगिक। और इसके बाद इधर अपन बात करें जैविक की। ठीक है, तो जैविक भी मुख्य रूप से 2 प्रकार से ही होता है कि भाई जो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, अब ये जैविक तो इतना ऐसा ही, तो इसको इधर ले लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं। ठीक है, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, एक तो होता है असहजीवी, दूसरा है सहजीवी। सहजीवी मैंने आपको बताया था कि भाई इसमें 2 जीवों के अंदर संबंध बनता है जिससे दोनों का फायदा होता है। सहजीवी मतलब पर्टिकुलर एक जीव के द्वारा ही। तो ये आपके सहजीवी मूल या स्तंभ में जो गांठें बनाकर किया जाता है। ठीक है, और आपके जो असहजीवी है, ठीक है, इसको आपके 3 भागों में बांट रखा है कि जो असहजीवी है इसको 3 भागों में बांट रखा है, और जो सहजीवी इसको 2 भागों में बांट रखा है। तो पहले असहजीवी को लिख लेते हैं अपन कि भाई असहजीवी जो है इसको ये 3 भागों में बांट देते हैं। पहला है आपके वायुजीवी जीवाणु,
वायुजीवी जीवाणु जिसका नाम है एजोबैक्टर। दूसरा है आपके अवायवीय जीवाणु जिन्हें वायु की आवश्यकता नहीं है, जिसे बोलते हैं क्लोस्ट्रीडियम। और तीसरा है बीजीए, शॉर्ट में लिख देता हूँ, नीलहरी शैवाल को बोला जाता है नोस्टॉक एनाबिना, नोस्टॉक व एनाबिना। मतलब ये ऐसे जीवी संबंध, मतलब किसी पादप के साथ की संबंध नहीं बनाएंगे, तो पर्टिकुलर क्या करेंगे, नाइट्रोजन उष्णीकरण का कार्य करेंगे। और ये जो आपके दूसरे जीवी है इसको दो भागों में बांट रखा है। पहला है मूल गुलिकाएं या मूल ग्रंथिकाएं कहते हैं। और इधर है स्तंभ गुलिकाएं, एक तो जो जड़ों में गांठें बनती है उसके बारे में, और एक है आपके जो आपके तने में जो गांठें बनाता है। ये गांठों के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन प्रक्रिया होती है। और इसके एग्जाम्पल है आपके मूल गुलिकाओं का राइजोबियम और ब्रेडी राइजोबियम। तो राइजोबियम व ब्रेडी राइजोबियम। और इधर ये जो है आपके स्तंभ गुलिकाएं जो बनाता है, इसका एग्जाम्पल है एजोराइजोबियम, एजोराइजोबियम। बस ये आरेख है, अपन को ये नाइट्रोजन वाले इस फर्स्ट शेडिंग में ये पढ़ना है कि भाई अजैविक द्वारा, मतलब अजैविक मतलब आपको दिख रहा है, औद्योगिक मतलब फैक्ट्रियों में किस प्रकार से बनाई जाती है नाइट्रोजन का, मतलब नाइट्रोजन किस प्रकार से तैयार किया जाता है, या बिजली के द्वारा किस प्रकार से बनता है, पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे। फिर एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है इनमें से कि ये पूछा जाता है जैविक नाइट्रोजन होता है दो प्रकार से होता है। सहजीवी मतलब जब कोई जीवाणु या सूक्ष्म जीव जो होता है किसी पादप के साथ संबंध बनाएगा, जड़ के साथ, तने के साथ रहेगा, उसे पोषण करेगा, वो बदले में उसको नाइट्रोजन उपलब्ध कराएगा, तो कहलाता है सहजीवी संबंध। असहजीवी मतलब उनको कोई मतलब नहीं है, तो सिर्फ नाइट्रोजन को पकड़ेंगे, उसका स्थिरीकरण करेंगे, फिर उसको पादप उपयोग करे, कोई भी उपयोग कर सकता है। तो एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई सहजीवी नाइट्रोजन के उदाहरण बताइए, तो आप इन तीनों में से कोई बता सकते हैं, राइजोबियम, ब्रेडी राइजोबियम और एजो राइजोबियम। यदि आपसे ये पूछ ले कि मूल गुलिकाएं जो जड़ों में गांठें कौन बनाता है, तो राइजोबियम, सिंपल से आप काफ़ी क्लास से पुरानी क्लास में पढ़ भी चुके तो आसानी से याद हो जाएगा, या ब्रेडी राइजोबियम एक याद कर लीजिए। और मान लीजिए स्तंभ बोले कि ऐसा कौन सा जीवाणु है जो सहजीवी संबंध के साथ तनों में गुलिकाएं गांठें बनाता है, एजो राइजोबियम। क्लियर। फिर असहजीवी संबंध के पूछा जाता है कि भाई नाइट्रोजन में स्थिरीकरण जो असहजीवी संबंध है वो किसके द्वारा होता है, तो ये तीनों में से कोई एक लिख सकते हैं। यदि वो पूछ ले आपसे पर्टिकुलर कि वायवीय असहजीवी जीवाणु कौन सा है, तब तो एजोबैक्टर जो वायु की उपस्थिति में, अवायवीय मतलब जिसको वायु की आवश्यकता भी नहीं है, उसका एग्जाम्पल क्लोस्ट्रीडियम। और ऐसी कौन सी शैवाल है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है, तब नोस्टॉक एनाबिना। तो जैसा इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन देखो बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन देखो, 2 क्वेश्चन यहाँ से, 3 क्वेश्चन यहाँ से, 5 और सहजीवी से 7 क्वेश्चन है, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा तो बस इसी चार्ट में से ही आएगा, 100% श्योर है, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन आएगा भाई नाइट्रोजन स्थिरीकरण समझाए तो एक अलग बात है। यदि 1 नंबर का क्वेश्चन बनना है तो वो यहीं से बनेगा, जो आपके क्या है यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो ये चार्ट बहुत अच्छे से आपको याद रखना है कि भाई सहजीवी के रूप में जो वायु जीवाणु है, अवायवीय जीवाणु है, या सहजीवी के रूप में, ठीक है। इन सब का आपको ध्यान रखना है भाई किस प्रकार से इनका नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, किस प्रकार से। अभी प्रोसेस तो पूरा पढ़ने वाला है, लेकिन एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है, ये वाला है, ठीक है। ऊपर वाले ये हेडिंग जरूर याद रखनी है, वायवीय जीवाणु कौन सा, ये वाला, अवायवीय कौन सा, ये वाला, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी, नोस्टॉक एनाबिना, ठीक है। मूल गुलिकाएं कौन है, ये वाला, स्तंभ गुलिकाएं तने वाला। तो ये सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में अभी स्टार्ट करेंगे कि भाई अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहाँ से किस प्रकार से होता है, इन बारे में, फिर इनके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।